एक छोटी सी गांव दामोदरपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मनोज और दूसरे का सुरेश। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मनोज थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर सुरेश बहुत आलसी था, जो दिन भर अपने खेत में खाट पर लेटा रहता और मेहनत तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसे बस आराम करने के अलावा और कोई काम नजर नहीं आता था। मनोज की मेहनत के कारण उसके खेत में हर बार अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के सारे लोग उससे जलते थे। उसकी अच्छी फसल के कारण उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। अरे देखिए जी, इस मनोज की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो ये फसल बेचकर अमीर ही हो जाएगा। और हमारा क्या होगा जी? अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, इसको हम अमीर नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी अमीर की जिंदगी नहीं जी सकता। मुझे एक उपाय सूझा है, तुम बस देखती जाओ। सुबह होते ही मनोज अपने खेत की ओर निकल जाता है। अपनी फसल देखकर वो बहुत खुश होता है। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। अरे वाह, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुनो जी, क्या हुआ? आप इतनी देर से क्यों आए हो? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा था। मजदूरों की जरूरत होगी। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजारा भी ठीक से हो जाएगा और मुन्नी की शादी और पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो राधा। चलो अब घर चलते हैं, जोरों की भूख लगी है। घर पहुंचकर मनोज खाना मांगता है। राधा, अब जल्दी से खाना लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में जाना है। राधा खाना लगा देती है। अरे राधा, ये जलेबी कहाँ से लाई हो तुम? अरे अरे, क्यों जी, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी आपको? अरे नहीं भाग्यवान, ये जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाई है क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको अच्छी लग रही है तो क्या मैं और ले आऊं? और भी रखी हुई है बहुत सारी। नहीं नहीं भाग्यवान, इतने ही काफी है। बाकी सुबह खेत में खा लूंगा, कुछ बचा के रख दो। अच्छा जी, ठीक है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, अचानक राधा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, मौसम बहुत खराब है। हमें अपनी फसल के लिए जल्दी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इतनी तेज बारिश जो हो रही है। भाग्यवान, अगर ये बारिश ऐसी ही होती रही तो आज तो हमारी फसल नहीं बचेगी। अब क्या होगा? वे दोनों बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो चलो, खेत चलकर फसल को देखते हैं। फिर वे दोनों खेत की ओर चल पड़ते हैं। खेत पर पहुंचकर वे दोनों देखते हैं कि लगभग उनकी आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तूने? हमारी सारी मेहनत को पानी में मिला दिया। राधा ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते मनोज की सारी फसल उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट जाते हैं। फसल के बर्बाद होने से मनोज बहुत चिंतित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया।
सुनिए जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो होना था वो तो हो गया। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अब ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए। वहीं दूसरी तरफ सुरेश बहुत खुश था। अरे भाग्यवान, देखा, तुम बोल रही थी कि मनोज जल्दी ही अमीर बनने वाला है। उसके तो सारे फसल खराब हो चुके हैं। मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हमारी फसल भी तो बर्बाद हो गई है। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए, और आप हैं कि खुश हो रहे हैं। अरे भाग्यवान, हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया और ना ही उतनी मेहनत की है, पर मनोज की तो सारी मेहनत और पैसे पर पानी फिर गया। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मनोज की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो वैसे भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम मनोज भी हमसे ज्यादा कमा नहीं सका। सही कहा जी आपने, लेकिन मनोज को फिर भी उम्मीद थी कि शायद उसकी फसल बच गई होगी, इसीलिए वो बारिश रुकते ही अपनी फसल देखने खेत पर चला गया। उधर घर पर राधा मनोज को दिलासा देने की कोशिश करती है। अजी आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता है कि मुझे समोसे, जलेबी और पकौड़ियाँ बनानी आती हैं, और सर्दी भी आ गई है, तो क्यों ना हम इस सर्दी समोसे पकौड़ियाँ बनाकर बेचें। इससे हम कुछ तो कमा ही लेंगे। क्या कहते हैं आप जी, बताइए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ियाँ बहुत पसंद आएंगी, लेकिन इसे बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? और एक ठेला भी तो लेना पड़ेगा। उतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे थे, और कुछ आप सेठ धनीराम से उधार ले लेना। उनसे कहना कि जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हम उनके पैसे लौटा देंगे। हाँ राधा, आज तो बारिश हो रही है, इसे थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर सुबह होते होते बारिश थम जाती है। मनोज सेठ धनीराम के पास जाता है। सेठ, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे मनोज, आओ आओ, कैसे आना हुआ आज? सेठ जी, वो कुछ मुझे पैसों की जरूरत थी, मिल जाते तो अच्छा होता। मैं जल्द ही आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे मनोज, क्यों नहीं, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए ही तो बैठा हूँ। बताओ बताओ, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 15,000 रुपए चाहिए थे। अच्छा मनोज, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन अगर टाइम पर वापस नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं आपको आपका सारा पैसा समय पर वापस कर दूंगा। इतना कहकर मनोज सेठ से पैसे लेकर घर आ जाता है। राधा, ओ राधा, मैं तुम्हारे कहने पर सेठ से पैसे तो ले आया हूँ, लेकिन उन्होंने अजीब सी शर्त रखी है। अगर हमने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। अजी, आप फिक्र मत कीजिए, देखिए सर्दियाँ आ चुकी हैं, हमारे समोसे, जलेबी और पकौड़ियाँ बहुत बिकेंगी और लोग बहुत चाव से खाएंगे, और हम आसानी से सेठ का पैसा भी चुका देंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि जो घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह भी लग जाए और हमारी जमीन चली जाए। अजी, आप खामा टेंशन ले रहे हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। आप बाजार से बस सामान लेकर आइए। मनोज बाजार जाकर उन पैसों से समोसे और पकौड़ी बनाने का सामान ले आता है। फिर राधा और मनोज पास के ही चौराहे पर एक ठेला लगा लेते हैं। राधा पकौड़ी और समोसे बनाती है, वो कुछ समोसे और पकौड़ियाँ बनाकर ठेले पर रख देती है। मनोज जोर जोर से आवाज लगाने लगता है।
समोसे, जलेबी और पकौड़ियाँ ले लो। गर्मा गर्म समोसे, जलेबी। एक बार लखनऊ की मशहूर पकौड़ियाँ और समोसे खाओगे तो खुश हो जाओगे और नहीं खाओगे तो पछताओगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, समोसे, जलेबी और पकौड़ियाँ ले लो। तभी एक औरत मनोज से समोसे लेने आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितने का दिया एक समोसा? 5 रुपए का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 20 दे दीजिए भैया। फिर मनोज 20 समोसे उनको दे देता है और पैसे ले लेता है। धीरे धीरे करके उनके सारे समोसे और जलेबी बिक जाते हैं। अजी, आज तो हमारे सारे समोसे और पकौड़ियाँ बिक गए। लोगों को हमारे समोसे और पकौड़ियाँ बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ राधा, कल से हमें और ज्यादा समोसे बनाने पड़ेंगे। लोग हमारे समोसे और पकौड़ियाँ बहुत पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुरेश ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अजी, तुम तो कह रहे थे कि तुम उसे अमीर नहीं होने दोगे। उधर देखो, उसने नया काम शुरू कर दिया और वो बहुत तेजी से चलने भी लगा है। अब कैसे तुम उसे अमीर होने से रोक पाओगे? बताओ जरा। अरे तुम जरा शांत रहो, मुझे एक तूफानी आइडिया आया है, तुम बस देखती जाओ। मुखिया जी, हाँ, मुझसे मिलने का क्या कारण है? आइए बैठिए। अरे भाई मनोज, मुझे पता चला है कि तुम बहुत मशहूर समोसे बनाते हो। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, तो तुम एक काम करो, 10,000 समोसे बनाकर मेरे घर पर भिजवा देना। और हाँ, ये लो कुछ पैसे एडवांस के तौर पर, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे, ठीक है? और याद रखना 2 दिन बाद समय पर भेज देना। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता न करें, मैं समय पर समोसे पहुंचा दूंगा। मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। राधा, ओ राधा, कहाँ हो? देखो मुखिया जी आए थे, उन्होंने 10,000 समोसे का ऑर्डर दिया है। उनकी बेटी का जन्मदिन है और इसके लिए उन्हें इतने सारे समोसे चाहिए। ये देखो, एडवांस के पैसे भी दिए हैं। क्या सच में इतना बड़ा ऑर्डर? आप सच बोल रहे हैं ना? तो हमें आज से ही काम शुरू करना होगा जी। आप जल्दी बाजार जाइए और सारा सामान लेकर आइए। हाँ राधा, मैं अभी जाता हूँ। मनोज बाजार से सारा सामान लेकर आता है। राधा और मनोज समोसे बनाने में जुट जाते हैं। दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार समोसे तैयार हो जाते हैं। हे भगवान, इतने मेहनत के बाद हमारा सारा काम पूरा हुआ। अब समोसे अच्छे से ढक कर रख देते हैं, सुबह ये लेकर मुखिया जी के यहाँ जाना है। जी आप सही कह रहे हैं, बहुत रात हो चुकी है। अब खाना खाकर सो जाइए। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन उधर सुरेश, जो मनोज से जलता था, उनके सोने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे दोनों सो जाते हैं, सुरेश रात के अंधेरे में सारे समोसे चुरा ले जाता है। अजी सुनिए, अजी सुनिए, कोई हमारे सारे समोसे चुरा कर ले गया। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, जल्दी आइए। अरे अरे, ये कैसे हो गया? हमारे मेहनत से बनाए सारे समोसे कौन चुरा ले गया? अब मैं मुखिया जी को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? आप एक काम कीजिए, मुखिया जी को बुलाइए, वही हमारी मदद कर सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी मुखिया जी को लेकर आता हूँ। मनोज मुखिया जी को पूरी घटना बताता है। मुखिया जी गांव वालों के साथ मनोज के घर आते हैं। गांव वालों, आप सब ध्यान से सुनिए। अगर आप में से किसी ने ये काम किया है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी यह चोरी का काम किया है वह खुद सामने आ जाए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। मुखिया जी की चेतावनी के बाद भी कोई सामने नहीं आता। तभी एक गांव वाला जमीन पर पड़ा सुरेश का गमछा मुखिया जी को लाकर देता है। सुरेश, जरा यहाँ आओ। ये तुम्हारा गमछा है क्या? जी हाँ मुखिया जी, ये तो मेरा ही गमछा है, लेकिन ये तो मेरे घर पर ही था। हाँ, तुम्हारे घर पर था, लेकिन ये यहाँ उस जगह पर मिला है जहाँ से समोसे चोरी हुए। अब बताओ, ये वहाँ कैसे पहुँचा? सुरेश डर जाता है और सच उगल देता है।
मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही समोसे चुराए हैं। मैं अभी आपके सारे समोसे वापस लेकर आता हूँ। सुरेश सारे समोसे वापस लाता है। सुरेश, तुम्हारी ये सजा है कि तुम पूरे 10,000 समोसे की कीमत मनोज को दोगे। धन्यवाद मुखिया जी, आपकी मदद के बिना हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। मेहनत करने वालों का साथ देना मेरा कर्तव्य है। आगे से ध्यान रखना और हिम्मत बनाए रखना। इस घटना के बाद मनोज और राधा का समोसा व्यापार और भी तेजी से बढ़ने लगता है। गांव वाले उनकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। सुरेश भी अपनी गलती से सबक लेता है। अंततः मेहनत और ईमानदारी की जीत होती है।